वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई और उससे रिलेटेड इफेक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन हमेशा से इंसान के दिमाग में घूमता रहा है। क्वेश्चन ये है कि जब आप आसमान में उड़ते हुए किसी पक्षी को देखते हैं तो वो पक्षी आपको छोटा नजर आता है। क्वेश्चन ये है कि जब आसमान में दूर कहीं एरोप्लेन जाता हुआ आपको नजर आता है, तब भी आपने देखा होगा, आपको एरोप्लेन छोटा नजर आता है। आप किसी किले पे चले जाएं, कुतुब मीनार पे चले जाएं, चित्तौड़ के किसी किले पे चले जाएं, महाराणा प्रताप के किले पे चले जाएं या कहीं और चले जाएं, किले पर से जाने के देखने के बाद, किसी ऊंची बिल्डिंग से चढ़कर देखने के बाद, नीचे का जो वर्ल्ड है, घर है, पेड़ है, पक्षी है, इंसान है, ये अब आपको सब छोटे नजर आते हैं। तो हमेशा से क्वेश्चनेबल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब डिस्टेंस बढ़ गई तो ऑब्जेक्ट छोटा नजर आ गया। तो आज के इस पूरे टॉपिक में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि आंखों को, ह्यूमन आई को किस तरह से क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है, फिजिकल एस्पेक्ट क्या रहता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा देखा जाता है, मैं केवल ह्यूमन आई के फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में फिलहाल चर्चा कर रहा हूं। ये मान लीजिए ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई वाला पार्ट, ये एक बायकॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा होता है। यहां से जो जॉइंट अटैच्ड होता है, ये सिलरी मसल्स की मदद से जॉइंट होता है ह्यूमन आई, बायकॉन्वेक्स लेंस। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा इस कारण से नजर आता है, जो कारण मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट ये है, इसे मैं दूर ले चला जाता हूं, तभी भी इसकी हाइट वही है। हम ये बात जानते हैं कि जब भी ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होती है तो बिना डेविएशन के पास होती है। व्हेनेवर द लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इट पास अनडेविएटली, इस तरह से पास होगी। तो यहां ये जो पोर्शन है, ये है लेंस, ये आपके पास में स्क्रीन, एंड दैट स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। इस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। अच्छा, रेटिना पर क्या होता है? तो रेटिना पर कोन्स एंड रॉड्स होते हैं। कोन्स एंड रॉड्स को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फोटोसेंसिटिव सेल। फोटोसेंसिटिव सेल। अब यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है, जिसे हम कहते हैं V = 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, लेंस और इसके बीच का डिस्टेंस। अच्छा, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.43 होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.43 होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये डेंसर मीडियम की तरह काम कर रहा होता है। अब देखो, यहां से ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास हुई, इतना एरिया इसने स्वैप किया। मान लेता हूं एंगल बनने वाला एंगल θ1 आपके पास एग्जिस्ट करता है, एरिया A1 है। अब हुआ ऐसा, सेम ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा डिस्टेंस पे ले चले गए, सेम ऑब्जेक्ट को आप क्या ले चले गए? डिस्टेंस पे ले चले गए, ये डिस्टेंस पर। ऑप्टिकल सेंटर से वापस से लाइट को पास किया, ऑप्टिकल सेंटर से वापस से लाइट को पास किया, ये एरिया बना, ये एंगल θ2 बना, ये एरिया A2 बना, ठीक है, रेटिना पर स्वैप हुआ। ये आपके पास में हाइट ऑब्जेक्ट की यही अवेलेबल है, जो h है और h है। थोड़ा समझिएगा, आप ये देख सकते हैं यहां पर A1 और A2 में से कंपेयर करो, ये रहा A1 और ये रहा A2, तो ज्यादा हाइट, ज्यादा एरिया किसका है? तो A1 का ज्यादा है, A2 का कम है। सो A1 का एरिया बड़ा है, A2 का कम है, θ1 एंगल बड़ा है, θ2 एंगल ज्यादा है। मतलब A1 एरिया ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ कोन्स एंड रॉड्स, नंबर ऑफ कोन्स एंड रॉड्स किस केस में? A1 के केस में ज्यादा है, नंबर ऑफ कोन्स एंड रॉड्स। किस केस में? A2 के केस में हम बात करें। इसलिए हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट बड़ा किस केस में नजर आएगा? तो बड़ा नजर आएगा हमको ऑब्जेक्ट A1 के केस में। तो हमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आता है, इसका सीधा सा मतलब होता है उसका आंखों पे बनने वाला एंगल बड़ा है, वो एरिया बड़ा है जिस पर कोन्स एंड रॉड्स पे लाइट पहुंच रही है, इस कारण से हमें वो ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आ रहा होता है। इसलिए जब ट्री या पेड़ पास में होता है तब बड़ा एंगल बनाता है, दूर होता है तब छोटा एंगल बनाता है। एरोप्लेन पास में होता है बड़ा एंगल बनाता है, दूर होता है तो छोटा एंगल बनाता है। एंगल छोटा होता है, ऑब्जेक्ट छोटा नजर आने लग जाता है। अब बात यह है बच्चों, ये देखिए यहां पर ह्यूमन आई के बारे में देखिएगा, थोड़ा सा आप विचार कीजिएगा। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास हुई, यहां से लाइट गई, होते हुए कुछ इस तरह से लाइट पहुंची, इस पॉइंट पे पहुंची। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आंखों के सामने रखा जाता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आंखों के सामने
रखा जाता है तो वो ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल कब होता है? जैसे ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है, लेंस से पास हुआ, डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस है, रेटिना के किसी पॉइंट पर जाकर मिला, जिस पॉइंट पर जाकर मिला उस पॉइंट पर हमें इमेज फॉर्म होगी, इमेज मिलेगी। अच्छा, इमेज ऑब्टेन्ड इमेज एट रेटिना कैसे होती है? रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और इस पोर्शन से, जो पोर्शन आपको यहां से नजर आ रहा है, ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होती है। और ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ऑप्टिक नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो फोटॉन्स आते हैं, फोटॉन से कौन से रॉड्स पे क्या होता है? फोटॉन्स आते हैं, एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होते हैं। तो ऑप्टिक नर्व एक ऐसा फिनोमिना प्रोड्यूस करता है जिससे कि हमें वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज वर्टिकली नजर आती है, इरेक्ट नजर आती है, हमें उल्टा करके दिखाने का काम करता है। एक्चुअली बनता है इन्वर्टेड इमेज है, लेकिन हमें फिर भी रियल फॉर्म में दिखाया जाता है। इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, फिर भी हमें सीधा नजर आता है। और ये काम ब्रेन का काम होता है, फंक्शनिंग, ब्रेन का फंक्शनिंग होता है। देखिए, आई के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि सिलरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, लेकिन मैं वो करूंगा स्क्रीन पर जाकर आपके सामने डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। फिलहाल मैं इसके इसी एस्पेक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए, लेंस और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह स्वस्थ मनुष्य के लिए, हेल्दी ह्यूमन के लिए डिफाइन की गई वैल्यू है, प्रैक्टिकली डिटरमाइन की गई वैल्यू है। अब आप यहां नोटिस कीजिएगा, 1/f = 1/v + 1/u लेंस के लिए आप और हम जानते हैं। अब देखो, यहां पर नोटिस कीजिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब v = +2.5 सेंटीमीटर। अब 1/f = 1/2.5 - 1/u। Distance between lens and retina is fixed. Distance between lens and retina is fixed. Case first, क्या? अगर ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पर हो, लार्ज डिस्टेंस पर हो, जिसे हम कहते हैं फार पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हाई लेंस से इंफिनिटी पर होती है तो इसे फार पॉइंट कहा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पर हो तो इसे रिलैक्स कंडीशन भी कहा जाता है। तब उस केस में हम जानते हैं 1/f = कितना हो जाता है? 1/v - 1/u। u इंफिनिटी है। फोकल लेंथ की वैल्यू एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होती है। सो वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इज गिवन एज 2.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों, ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, दूर रखने के बाद आदमी पास आता है, पास आना चालू होता है, आता है और पास में आता है। तो एक ऐसी डिस्टेंस आती है जिस डिस्टेंस पर आने के बाद इंसान को क्लियर नजर आ रहा होता है और उससे कम डिस्टेंस करने पर आंखों पर तनाव शुरू हो जाता है। तो देखिए, यहां पर तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, थोड़ा दूर रखा ठीक दिखेगा, और दूर रखा ठीक दिखेगा। हाँ, ये वो कम से कम डिस्टेंस है जिस पर आंखों को सही तरीके से दिख रहा है। तो 25 सेंटीमीटर इज अ डिस्टेंस जिसे नियर पॉइंट कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर इज अ डिस्टेंस जिसे नियर पॉइंट कहा जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा जाता है, तब क्या होता है? तब फोकल लेंथ की वैल्यू चेक कीजिए, 1/2.5 - 1/-25, 1/2.5 10/25 + 1/25, ये आ चुका है 25 11 25/11 2, है ना। अब बचता क्या है? 3। अब 2.2। आप यहां देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जिस पर आंखों को स्वस्थ नजर, मतलब प्रॉपर इमेज दिखती है, बिना स्ट्रेन के दिखती है। इस डिस्टेंस को नियर पॉइंट भी कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य के लिए नियर पॉइंट की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। नियर पॉइंट को डीडीवी भी कहा जाता है। डीडीवी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या इसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। इसे कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। आप यहां नोटिस करो, जब इनफाइनाइट सेपरेशन पर ऑब्जेक्ट होता है तो 2.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होती है, पर ऑब्जेक्ट जब पास में आ जाता है 25 सेंटीमीटर पर तो उसकी फोकल लेंथ 2.22 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। मतलब फोकल लेंथ वेरी होती है।
मतलब आई लेंस की फोकल लेंथ कांस्टेंट नहीं रहती है, आई लेंस की फोकल लेंथ बदलती रहती है। और आई लेंस की फोकल लेंथ को बदलने का काम कौन करता है? तो आई लेंस की फोकल लेंथ को बदलने का काम यहाँ पास में जो मसल्स होती है उन्हें कहते हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स आई लेंस की फोकल लेंथ को बदलने का काम कर रही होती है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट छोटा नजर आता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप बनाते समय हम प्रिंसिपल क्या यूज करेंगे? भाई ऑब्जेक्ट के साइज को तो आप बदल नहीं सकते, तो आप बदलने किसको वाले हो? When you are not going to change the size of object, then you are going to change just the angle subtended by object on eye. आंखों पर बनने वाले एंगल को बदल दो, आंसर बदल जाएगा। ये हमारा मेन फोकस होने वाला है। तो आइए यहां पर अब हम समझते हैं। सिलेरी मसल्स हो चुका है, फंक्शन हो चुका है ना? थोड़ी बहुत आंखों के आई लेंस के बारे में और हम चर्चा करेंगे विथ स्क्रीन। So focal length of eye is not a constant. Focal length of eye is variable. Its maximum value is 2.5 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है, इन्फिनिटी पर होता है। अभी मैंने आपके सामने चर्चा की कि लेंस अगर छोटा हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा और बड़ा हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से। ये देखिए बच्चों, यहां नोटिस करना 1/f = 1 μ2 - 1। इसे हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं, 1/r1 - 1/r2। यहां पर आप एक बात नोटिस कर सकते हो कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, हम ऐसा कह सकते हैं। फोकल लेंथ बड़ा होने का मतलब r बड़ा होना, और r बड़ा होने का मतलब साइज बड़ा होना। ये देखो, ये r1, ये c1 था, ये c2 था, ये r1 है और ये आपके पास r2 है। अगेन ये R1 है, R2 है, ये C1 और C2 है। ठीक है ना? आप समझने पे ध्यान दें। अगर ये कहा गया कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, और अगर ऑब्जेक्ट कहा गया 25 सेंटीमीटर पर है तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? तो 2.2 सेंटीमीटर के आसपास होगी। मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस जैसे जैसे कम होता है फोकल लेंथ कम होना स्टार्ट हो जाती है, और फोकल लेंथ डिक्रीज होती है, इसका मतलब R कम हो जाता है, और R कम हो जाता है इसका मतलब ये देखो R कम हो गया या R बढ़ गया। R कम हो गया मतलब थिकनेस बढ़ जाती है। थिकनेस क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। अच्छा, फोकल लेंथ बढ़ गई तो मतलब R बढ़ गया। R बढ़ गया इसका मतलब थिकनेस बढ़ी या कम हुई? तो थिकनेस कम हो चुकी है। थिकनेस कम हो गई तो रिलैक्स कंडीशन। तो आई लेंस जब थिन होता है मतलब रिलैक्स कंडीशन में होता है, और आई लेंस जब थिक होता है मतलब स्ट्रेन वाली कंडीशन डेवलप होना शुरू होती है। कर्वेचर जब कम हो जाता है, क्योंकि F का कम होना मतलब कर्वेचर का कम होना, R का कम होना मतलब थिकनेस का बढ़ना, थिकनेस का बढ़ना मतलब आंखों पे कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा स्टिलरी मसल्स का प्रेशर क्रिएट होना। तो ये बात हमें हमेशा सीखने वाली है। चलिए, ह्यूमन आई लेंस पर बनने वाली इमेज रियल इन्वर्टेड होती है। कौन उन्हें इरेक्ट करके बताता है? तो ब्रेन उन्हें इरेक्ट करके बताता है। अब हम बात करते हैं सबसे बेसिक एक छोटा सा टर्म, जैसे कि अभी तक क्या होता था, जब बायकॉन्वेक्स लेंस में हम बात करते थे, ये लेंस आपके पास में हुआ करता था, तो ये लेंस है, ठीक है। तो लेंस के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते थे, उस टर्म को हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इससे इमेज फॉर्म हुई, बी डैश ए डैश बनी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, इमेज की डिस्टेंस v, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho, हाइट ऑफ इमेज hi। मैग्निफिकेशन को हमने डिफाइन किया था v बाई u, जिससे कहा गया था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन इस तरह के मैग्निफिकेशन को आप और हम कहते थे लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। तो मैग्निफिकेशन हमें क्या जवाब देता है कि कौन ऑब्जेक्ट कितना बड़ा नजर आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कितना छोटा नजर आ रहा है, इसका जवाब देने का काम जो करता था उससे हम कहते थे लीनियर मैग्निफिकेशन। अब बात ऐसी है भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे देख सकते हो? आप देख सकते हो बिना चश्मे के, बिना किसी लेंस लगाए, बिना माइक्रोस्कोप के, बिना टेलीस्कोप के। मान लो मैं पेन को देखना चाहता हूं, तो मैं पेन को दो तरह से देख सकता हूं, खुली आंखों से, नेकेड आई से, बिना किसी लेंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से, या दूसरा मैं देख सकता हूं इसको विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम देख सकते हैं, चश्मा लगा के देख सकते हैं, लेंस लगा के देख सकते हैं, बराबर बात है ना। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूं, तो मुझे वो सही कब नजर आता है? 25 सेंटीमीटर पर जब होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है तो मुझे नजर आता है। तो यहां लीनियर मैग्निफिकेशन टर्म डिफाइन ना करके एंगुलर मैग्निफिकेशन टर्म डिफाइन किया जाता है। अच्छा, लीनियर मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन का डिफरेंस समझो।
लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब लाइन लीनियर शेप से था, एंगुलर का मतलब है आंखों पे बनने वाला जो मैग्निफिकेशन होगा, उस मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे हैं. So angular magnification is defined as theta dash upon theta. Angle subtended by object on eye when optical instrument is used. When optical instrument is used, उस समय का एंगल. When no optical instrument is used. No optical instrument is used at हम कह सकते हैं DDV. DDV मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर की हम बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट 25 सेंटीमीटर. हाँ, फर्क ऐसा पड़ता है m इक्वल टू थीटा डैश अपॉन थीटा, थीटा डैश अपॉन थीटा. जैसे कि मैं किसी ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करता हूं, ये हाइट है ऑब्जेक्ट की, इसे थीटा कहा गया है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से. टेन थीटा को क्या लिखा जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. जब एंगल छोटा होता है तो टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है, इसलिए इसे कई बार कई किताबों में टेन थीटा डैश भी कहा जाता है और इसे टेन थीटा भी लिखा जाता है. एंगल छोटा लिया जाता है इसलिए थीटा डैश अपॉन थीटा लिख दिया जाता है. अब जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे, व्हेन यू विल यूज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो भाई एक सीधी सी बात है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने पर, इसे समझाता हूं मैं. हाथ को 25 सेंटीमीटर से आप देख पा रहे थे, पर सोचो पामिस्ट हैं आप, हस्तरेखा विशेषज्ञ, तो हाथ को करीब लाके भी लेंस को पास में लाके आप देख सकते हैं. देखना ना, 25 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट पहले दूर दिख रहा था बिना किसी लेंस की मदद से, बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से. अब आप इसे पास में लेके आ गए, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से पास में लेके आ गए. पास में लाने के बावजूद भी क्या हुआ बच्चों? 25 सेंटीमीटर से पास लाए, पर अब लेंस रख के आप देख पा रहे हैं. मतलब क्या हुआ? पहले 25 था लेकिन अब कोई डिस्टेंस u है. पहले 25 पे क्लियर दिख रहा था लेकिन अब कोई डिस्टेंस u है जहां पर क्लियर दिख रहा है. पर ऑब्जेक्ट की हाइट थोड़ी बदली, आपने थोड़ी अपना हाथ बदला था, तब बनने वाला एंगल थीटा डैश u. टेन थीटा डैश क्या लिख सकते हैं आप? h बाई यू नियरली इक्वल टू थीटा डैश लिख सकते हैं. तो आप इसे क्या लिख पाएंगे? आप लिख पाएंगे मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया आपके पास में, थीटा डैश अपॉन थीटा. सो h बाई यू अपॉन h बाई डी, एच से एच कैंसिल हो गया तो आंसर बचा आपके पास में d बाई यू. सो मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन एज d बाई यू. एंगुलर मैग्निफिकेशन इज गिवन एज d बाई यू. सो एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू को हमेशा दिया जाएगा, दैट इज गिवन एज d बाय u. इसके दो केस डिस्कस किए जाएंगे. केस फर्स्ट होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सच दैट इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी. मतलब क्या? फाइनल इमेज कहां पर बने? इंफिनिटी पर बने, तो ऑब्जेक्ट को ऐसा प्लेस किया जाएगा. तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस यू. फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन यू. ऑब्जेक्ट यू निकालना है, यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ. तो मॉड यू की बात करें, सो माइनस मॉड एफ, ये आपके पास में एफ आ चुका है. तो हम ये क्या कह सकते हैं? व्हाट वी कैन से, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज गिवन एज d अपॉन यू, d अपॉन एफ, इसे ऐसा लिखा जा सकता है. अच्छा, केस सेकंड, हमेशा फाइनल इमेज ऐसी फॉर्म हो कि वो फाइनल इमेज इस तरह से फॉर्म हो कि हमें फाइनली ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे नजर आए. फाइनली ऑब्जेक्ट हमें 25 सेंटीमीटर पे नजर आए, मतलब v की वैल्यू माइनस डी हो जाए, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है. तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं 1 अपॉन यू इक्वल टू वी एफ, एफ माइनस वी होता है, तो यू इक्वल टू वी एफ अपॉन एफ माइनस बी होगा, माइनस डी एफ अपॉन कितना? एफ माइनस माइनस डी. तो यू को लिखा जा सकता है माइनस डी एफ अपॉन डी प्लस एफ. तो हम ये कह सकते हैं मॉड यू दैट इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी प्लस एफ, इसे ऐसा लिखा जा सकता है. तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे लिखी जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर कैसे लिखी जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी डी अपॉन यू, मॉड ले लेते हैं. सो मैग्नीफाइंग पावर डी अपॉन यू कितना आ गया? सो ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई 1 प्लस डी अपॉन एफ. सो दो तरह की मैग्नीफाइंग पावर हम निकालेंगे. फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है, फाइनल इमेज जब डीडीवी पे फॉर्म होता है.
संगीत अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.